नमस्कार दोस्तों, अगर आप बीएसएफ ट्रेडमैन 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम 25 ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करेंगे जिसमें से कई प्रश्न पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इसी प्रकार के प्रश्न इस बार भी आने की पूरी संभावना है। मेरा अनुभव है कि वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपका लक्ष्य बीएसएफ ट्रेडमैन में चयन होना है तो इस पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को लगातार देखिए। चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर अभी पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए बिना समय गवाए कर शुरू करते हैं हम आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देख लेते हैं दोस्तों आज की वीडियो का अपना पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाड़ौती बोली का संबंध किस उपभाषा वर्ग से है? कौन सी हाड़ौती बोली का संबंध किस उपभाषा वर्ग से है? सभी लोग कमेंट में आंसर बताएंगे। पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी? जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। हाड़ौती बोली का संबंध किस उपभाषा वर्ग से है? तो इसका राइट आंसर जाता है हाड़ौती का संबंध राजस्थानी हिंदी से है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अवधी बोली का प्रमुख केंद्र नहीं है? जल्दी बताओ। तो अवधी बोली इनमें से कौन सा प्रमुख केंद्र नहीं है? लखनऊ है, अयोध्या, फैजाबाद, मथुरा या फिर प्रयागराज, इलाहाबाद? तो इसका राइट आंसर बताएंगे इनमें से कौन सी जगह पर अवधी बोली नहीं बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो साफ साफ दिख रहा है मथुरा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मथुरा में क्या है? ब्रज भाषा बोली जाती है। तो अवधी बोली लखनऊ, अयोध्या और प्रयागराज में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो मथुरा का संबंध किससे हो जाएगा? ब्रज भाषा से। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हिंदी वर्णमाला में है वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी बताओ। हिंदी वर्णमाला में है वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत है या फिर कंठ है? तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं। है वर्णमाला का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों कंठ है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। किसका? अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा? अन्वेधनषण, अनुधनएषण, अनधनवेषण या फिर अनुधनएषण? तो इसका राइट आंसर सभी लोग बताएं। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ में, अनुधनएषण अन्वेषण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कर्णकुटी शब्द में कौन सा समास है? क्या? पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास है? जल्दी से बताएं। पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है या फिर द्वंद्व समास है? तो जल्दी से राइट आंसर बताएंगे। पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाता है पर्णकुटी में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। प्रत्युत्पन्न, क्या? प्रत्युत्पन्न शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो जल्दी बताइए। प्रत्युत्पन्न में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? जल्दी बताओ। एक शब्द दिया हुआ है प्रत्युत्पन्न, तो इस शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर 6। प्रत्यु, प्रति या फिर पर? तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं। किस उपसर्ग का प्रयोग प्रत्युत्पन्न में किया गया है? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, तो इसमें प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। क्या है? प्रति धन उत्पन्न, प्रतिधन उत्पन्न, ये हो जाएगा प्रत्युत्पन्न। ठीक है, प्रत्युत्पन्न, तो इसमें क्या हो जाएगा? उपसर्ग आपका प्रति हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन सा शब्द
कमल का पर्यायवाची नहीं है। क्या? कमल का पर्यायवाची नहीं है, याद रखना है। कौन सा है? जलज है, नीरज है, जलद है या फिर पंकज है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी से कमेंट में बताएंगे सभी लोग इसका आंसर। इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों जलद। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलद क्या है? जलद कमल का पर्यायवाची इसमें नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मूक मतलब कि जो बोल न सके का सटीक विलोम शब्द क्या होगा? किसका? एक शब्द दिया हुआ है मूक। मूक का सही विलोम शब्द क्या होगा? बहरा होगा, वाचाल होगा, शांत होगा या फिर अल्पभाषी होगा? जल्दी बताओ। मूक बोला जाता है, मूक किसे बोला जाता है? मूक उसे बोला जाता है जो बोल ना सके, गूंगे को। ठीक है, जिसे हम गूंगा भी बोल सकते हैं, मूक। ठीक है, तो इसका आपको कौन सा राइट आंसर है? जल्दी बताओ। मूक का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जाता दोस्तों, मूक का सही विलोम होगा वाचाल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें बताना है। काव्यत्री एक शब्द दिया हुआ है, तो काव्यत्री कौन से ऑप्शन में सही लिखा हुआ है यह आपको बताना है। जल्दी बताओ। कवित्री, कवियत्री, तो ऑप्शन सी में दोस्तों आपको बिल्कुल जो कवित्री लिखा हुआ है बिल्कुल सही वर्तनी में लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, कवित्री। ठीक है, चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब की बार अशुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है देख लेते हैं। तुम अपना काम करो, ऑप्शन बी में है। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, ऑप्शन सी है। हवा ठंडी चल रही है, ऑप्शन डी है। उसने मुझे गाली दी। तो आपको पढ़ते हुए ही पता चल गया होगा जब ऑप्शन पढ़ रहे हैं तो हम कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताओ। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ में, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वाक्य में अशुद्धि पाई गई है। ठीक है, याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। सिर पर कफन बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? किसका? सिर पर कफन बांधना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत अधिक बीमार होना, मरने के लिए तैयार होना मतलब बलिदान के लिए तत्पर। ठीक है, शोक मनाना या फिर किसी की हत्या करना। तो क्या राइट आंसर है? सिर पर कफन बांधना मतलब मरने के लिए तैयार रहना या फिर बलिदान के लिए तैयार रहना। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? एक लोकोक्ति दी गई है इसमें, हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं इसका कमेंट में आंसर। बहुत अधिक खुशियाँ मनाना, बेमेल काम करना या असंगत बातें करना या फिर ऑप्शन सी में हमारा विवाह में गीत गाना या फिर ऑप्शन डी हमारा किसान का जीवन व्यतीत करना। जल्दी बताइए। हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेमेल काम करना या फिर असंगत बातें करना। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जो पहले कभी ना हुआ हो, इस वाक्य के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या है? जल्दी बताओ। जो पहले कभी ना हुआ हो, तो इसके लिए एक वाक्य क्या है? अद्वितीय, अपूर्व या फिर अभूतपूर्व या फिर ऐतिहासिक है। जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 13। जो पहले कभी ना हुआ है तो उसे हम अभूतपूर्व कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो पहले हो जाता है, हम पूछने लगे जो पहले कभी हुआ हो तो उसे हम भूतपूर्व बोलेंगे, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे हम अभूतपूर्व बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर अभी नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल सकें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। मिठास शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? जल्दी बताओ। इसमें पूछा गया है मिठास जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर सभी लोग बताएं। मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है?
तो मैंने आपको बताया था जिसको हम छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, तो वो सब क्या होती हैं, तो वो सब दोस्तों भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। जिसे प्लेट में ना परोसा जा सके वो सभी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है मिठास में क्या होगा, मिठास हो जाएगी एक भाववाचक संज्ञा। अगर मैं यहीं बोल दूं आपको मिठाई, क्या मिठाई, अगर मैं बोल दूं मिठाई तो मिठाई क्या हो जाएगी, मिठाई दोस्तों जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, मिठाई जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये अगर मैं बोल दूं आपको मीठा, मैं आपको बोल दूं एक शब्द होता है मीठा, तो मीठा शब्द क्या है, तो मीठा दोस्तों एक विशेषण शब्द है। मीठा एक विशेषण शब्द हो जाएगा क्योंकि ये किसी की विशेषता बताता है। जैसे मैं बोल दूं गुलाब जामुन या फिर दही, या फिर मैं बोल दूं चीनी मीठी है, तो चीनी की विशेषता बता रहा है। गन्ना मीठा है, जूस मीठा है, तो जूस की विशेषता बता रहा है, क्या बता रहा है, मीठा है। अगर मैं यही लिख दूं खट्टा, तो खट्टा भी एक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बोल दूं तीखा, तीखा भी एक विशेषण हो जाएगा। मिठाई बोलता हूँ तो मिठाई एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और यहीं पर मैं बात करता हूँ मिठास की, तो मिठास क्या है, मिठास एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से ये शब्द आपको समझ आया होगा। मिठास में कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा इसमें हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है, जल्दी बताओ। यह किस प्रकार का सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है, अनिश्चयवाचक है, या फिर संबंध वाचक है। तो यह वह यह किस प्रकार के सर्वनाम होते हैं, तो ये दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देख लेते हैं क्या बोलता है। वह आदमी बड़ा पापी है, इस वाक्य में पापी किस प्रकार का विशेषण है, जल्दी बताओ। पापी शब्द में किस प्रकार का विशेषण है, संख्यावाचक है, बिल्कुल नहीं है। परिणामवाचक है, बिल्कुल भी नहीं है। गुणवाचक है, हो सकता है, या फिर सार्वनामिक विशेषण है, नहीं सार्वनामिक भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुणवाचक। ठीक है, ये इसके गुण है पापी व्यक्ति। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पापी में कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण इसमें हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया, मतलब कि जिसमें दो कर्म हो, का प्रयोग हुआ है। तो इसमें आपको द्विकर्मक क्रिया ढूंढनी है। द्विकर्मक क्रिया इसमें कौन से ऑप्शन में दी गई है ये आपको देखना है। राम पढ़ रहा है, पढ़ना एक ही क्रिया इसमें। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इसमें भी नहीं है। वह हंसता है, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। इसमें क्या है, दो क्रिया पद इसमें पाए गए, मतलब कि दो कर्म इसमें पाए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, किसको, बच्चे को, और दूध। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दो क्रिया कर्म पद इसमें पाए गए हैं। ठीक है, तो ये द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यदि वह पढ़ता तो अवश्य पास हो जाता, यह किस काल का वाक्य है, जल्दी बताइए। यदि वह पढ़ता तो अवश्य पास हो जाता। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बचाएंगे। तो ये कौन सा काल है, आसन्न भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, हेतु भूतकाल है, या फिर संभाव्य भूतकाल है। तो इसका राइट आंसर सभी लोग बताएं। यदि वह पढ़ता तो अवश्य पास हो जाता, तो इस प्रकार के वाक्यों में हमेशा ही हेतु मद पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। यदि वह पढ़ता तो अवश्य पास हो जाता, मतलब कि समय बीत चुका, तो इसलिए भूतकाल है। अगर मैं आपसे बोल दूं अगर मैं पढ़ूंगा तो अवश्य सफल हो जाऊंगा, तब भी वहाँ पर क्या होगा, तब भी हेतु मद भविष्य काल में जाएगा वो। ठीक है ना। ठीक है, याद रखना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, जल्दी बताओ। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। इसका राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्ण कारक, या फिर कर्म कारक। तो इसका राइट आंसर क्या है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों हमारा अपादान कारक की तरफ। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो चीज़ हमेशा के लिए गिर रही हो, छूट रही हो, जा रही हो, तो वहाँ अपादान कारक होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, साधु शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, जल्दी बताओ। एक शब्द दिया हुआ है साधु, तो साधु का स्त्रीलिंग रूप इसमें से क्या होगा? इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। साधुनी होगा, साधवा होगा, साध्वी होगा या फिर साधुन होगा? तो इसका राइट आंसर बताएं जल्दी से। साधु का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जाता दोस्तों हमारा, साधु का स्त्रीलिंग होता है साध्वी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव किस वचन में होता है? किसका? एक शब्द दिया हुआ है प्रत्येक, तो इसका प्रयोग सदैव किस वचन के में किया जाता है? जल्दी बताओ। प्रत्येक शब्द का एक वचन में होता है, बहुवचन में होता है, दोनों वचनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए। प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव किस वचन में होता है? तो याद रखना, जो प्रत्येक शब्द है इसका हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन कौन से शब्द एक वचन में आते हैं, कौन कौन से शब्द बहुवचन में होते हैं। प्रत्येक, ठीक है, मतलब कि हमेशा ही उनका इस्तेमाल बहुवचन में या फिर एक वचन में किया जाता है, ऐसे शब्द हैं। ठीक है। तो याद रखना, प्रत्येक का इस्तेमाल हम हमेशा ही एक वचन में करते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको जैसा कि पता ही है 22 से 25 पैराग्राफ दिया हुआ है। पैराग्राफ में से आपके 3 से 4 से 5 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो देख लेते हैं पैराग्राफ में क्या क्या दिया हुआ है। प्रकृति और मानव का संबंध बहुत पुराना है। प्रकृति ने हमें हवा, वनस्पति और खनिज संपदा जैसी अमूल्य निधियां दी हैं, लेकिन आधुनिकता और औद्योगिकी के दौड़ में मनुष्य ने प्रकृति को अंधाधुंध दोहन किया। वनों की कटाई, बढ़ता प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर समस्याएं इसी का परिणाम है। यदि हम अभी भी नहीं जागे तो भविष्य में स्वच्छ जल और अशुद्ध वायु के लिए तरसना पड़ेगा। ठीक है। स्वच्छ जल और शुद्ध वायु के लिए तरसना होगा। ठीक है। प्रकृति का संरक्षण किसी एक व्यक्ति या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक संतुलन बनाकर चलना होगा, जिसे सतत विकास कहा जाता है। ठीक है। तो ये पैराग्राफ आपको 1 से 2 बार पढ़ लेना है। इसका टाइटल भी आपको पता चल गया होगा। इसका टाइटल जो है पर्यावरण से और मनुष्य से जीवन से रिलेटेड है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किस कारण से किया है? तो आधुनिक और औद्योगिकी की आदिभागी दौड़ में। ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सब पैराग्राफ में ही लिखा होता है दोस्तों, वहीं से आपको इसका आंसर छांटना है। ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन बताया गया है, मनुष्य ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किस कारण से किया है? तो वहाँ साफ साफ लिखा है, आधुनिकता और औद्योगिकीकरण की अंधी दौड़ में मनुष्य ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर दिया। ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 के पास। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? गद्यांश के अनुसार सतत विकास से क्या तात्पर्य है? तो अभी आपको मैंने बताया था सतत विकास से क्या तात्पर्य है, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना है। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सतत विकास से क्या तात्पर्य था? तो जैसा पैराग्राफ में लिखा था, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच हमें संतुलन बनाकर रखना चाहिए। यही तात्पर्य आपका सतत विकास से है। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, वनों की कटाई और प्रकृति दोहन का मुख्य परिणाम क्या हुआ? तो वो मैंने आपको बता ही दिया है। वनों की कटाई और प्रकृति का दोहन किसके कारण? प्रदूषण और ग्लोबल की वार्मिंग के कारण। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, प्रकृति का संरक्षण करना किसकी जिम्मेदारी है? केवल सरकार की, केवल पर्यावरणविदों की, या फिर सबकी सामूहिक जिम्मेदारी, या फिर उद्योगपतियों की? तो ये जो प्रकृति का संरक्षण करना है ये सभी को ही करना है, तो सबकी सामूहिक जिम्मेदारी इसके लिए होनी चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से पैराग्राफ आपको समझ आया होगा। इसी प्रकार से आपको पैराग्राफ को सॉल्व करना है। आपके रिटन एग्जाम में भी हो सकता है 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाए पैराग्राफ में से, हो सकता है 4 या 5 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो 3 से 5 क्वेश्चन तो आपको बिना याद करे ही पैराग्राफ में से ही मिल जाने हैं। ठीक है। तो पैराग्राफ बहुत अच्छी तरीके से आपको सॉल्व वहाँ पर करना है। ठीक है। तो अब ऐसे कितने स्टूडेंट हैं
जिनके आज की इस वीडियो में 25 में से 25 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुए हैं। तो सभी लोग अपना अपना कमेंट में मुझे स्कोर बताएं किन बच्चों के 25 हुए हैं, और जिनके 25 नहीं हुए हैं वो भी अपने अपना स्कोर ज़रूर बता करके जाएं कि 25 में से आज की इस वीडियो में कितना स्कोर आप सभी का रहा है। साथ में वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें, और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एक बार ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सकें। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, अपना अपना स्कोर भी मुझे कमेंट में सभी लोग बता करके जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।